चैप्टर 21 एक हत्यारे का वर्णन। मेरे ख्याल में इसी पल से पायरो, जिसे मानवीय तत्व कहता था, वह फिर से गायब होने लगा। ऐसा लगता था जैसे मन शुद्ध डर सह नहीं पाता, इसलिए साधारण मानवीय हितों का एक अंतराल सा बीच में आ गया था। हम सबने डी अक्षर के अगले घटनास्थल को बताने वाले चौथे पत्र के आने तक कुछ कर पाने की असंभवता को अनुभव किया था। इंतजार के उस माहौल ने तनाव को कम कर दिया था, लेकिन अब कड़े सफेद कागज पर उपहास उड़ाते छपे हुए शब्दों के साथ खोज फिर से शुरू हो रही थी। यार्ड से इंस्पेक्टर क्रोम आ गया था और वह अभी वही था जब फ्रैंकलिन क्लार्क और मैगन बर्नर्ड भी आ गए। मैगन ने बताया कि वह भी बैकसील से आई थी। मैं मिस्टर क्लार्क से कुछ पूछना चाहती थी। वह अपने व्यवहार का कारण बताने और उसके लिए माफ़ी मांगने को आतुर लग रही थी। मैंने इस बात को लक्ष्य तो किया, परंतु बिना उसे अधिक अहमियत दिए। सहज ही उस खत ने मेरे दिल को जकड़ लिया था, बाकी सब बातों को परे धकेल कर। यह मैं अपने साथ ले जाऊंगी मिस्टर पायरो, अगर आप इसकी एक कॉपी चाहते हैं तो। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। आपकी क्या योजना है इंस्पेक्टर? क्लार्क ने पूछा। काफ़ी व्यापक मिस्टर क्लार्क, इस बार हमें उसे पकड़ना ही है, क्लार्क ने कहा। मैं आपको बता दूं इंस्पेक्टर कि हमने इस केस से निपटने के लिए अपना ही एक संगठन बना लिया है, इससे जुड़े लोगों का एक दल। इंस्पेक्टर क्रोम ने अपनी सबसे उत्तम शैली में कहा। ओह अच्छा, मुझे लगता है आप शौकिया काम करने वालों को कुछ खास नहीं समझते इंस्पेक्टर। आपके पास उतने साधन नहीं होते हैं क्या? हमारा अपना स्वार्थ होता है और वह अहम बात है। ओह अच्छा, मुझे लगता है कि आपका अपना काम भी आसान नहीं होने वाला। वास्तव में मुझे लगता है कि एबीसी ने एक बार फिर आपको हरा दिया है। मैंने ध्यान दिया कि जब दूसरे तरीके असफल हो जाए तो क्रोम को बोलने के लिए उकसाया जा सकता है। मैं नहीं समझता कि इस बार लोगों को हमारे इंतजाम में नुक्ताचीनी करने के लिए कुछ मिलेगा, उसने कहा। उस मूर्ख ने हमें काफ़ी चेतावनी दे दी है। 11 तारीख अगले बुधवार है। हमारे पास अखबारों में प्रचार करने के लिए बहुत समय है। डॉनकोस्टर को भरपूर चेतावनी मिल जाएगी। डी अक्षर से नाम शुरू होने वाला हर एक आदमी सावधान हो जाएगा। इससे अच्छा ही होगा। हम शहर में काफ़ी पुलिस भी भेज देंगे। इंग्लैंड के सारे चीफ इंस्पेक्टरों की सहमति से इस बात का इंतज़ाम पहले ही हो चुका है। सारा डॉनकोस्टर, पुलिस और नागरिक एक ही आदमी को पकड़ने में लगे होंगे और अगर किस्मत साथ दे तो हम उसे पकड़ ही लेंगे। क्लार्क ने धीरे से कहा। बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि आपको खेलों में दिलचस्पी नहीं। आपका मतलब क्या है मिस्टर क्लार्क? आप जानते नहीं कि अगले बुधवार डॉनकोस्टर में सेंट लेजर हो रहा है। इंस्पेक्टर का मुंह लटक गया। वह अपनी जान की खातिर भी ओ अच्छा नहीं कह सका। बदले में उसने कहा, यह सच है, इससे बात पेचीदा तो हो जाती है। एबीसी मूर्ख नहीं है, अगर वह पागल भी है तो। हम सब स्थिति को समझने के लिए पल दो पल चुप रहे। दौड़ के मैदान में लोगों की भीड़, खेलों से बहुत प्यार करने वाले इंग्लैंड वासी अंधहीन उलझने। पायरो बुदबुदाया, यह तो चालाकी है, जो भी है यह है तो चालाकी। मेरा यह मानना है, क्लार्क बोला, कि कत्ल दौड़ मैदान में होगा। वास्तव में तब जब दौड़ हो रही होगी। पल भर के लिए खेलों में जोश के कारण वह इस ख्याल से खुश हुआ। इंस्पेक्टर क्रोम चिट्ठी पकड़े उठ खड़ा हुआ। सेंट लेजर एक पेचीदगी है, उसने स्वीकारा। यह बदकिस्मती है। वह बाहर चला गया। हमें हॉल में आवाजें सुनाई दी। 1 मिनट बाद ही थोरा ग्रे ने भीतर प्रवेश किया। उसने उत्सुकता से कहा, इंस्पेक्टर ने बताया कि एक और पत्र आया है। इस बार कहाँ? बाहर बारिश हो रही थी। थोरा ग्रे काला कोट, स्कर्ट और फर पहने थी। एक काला हैट उसके सुनहरे बालों का हल्का सा टीका था। वह फ्रैंकलिन क्लार्क से बात कर रही थी और सीधी उसी के पास चली आई और एक हाथ उसकी बाह पर रखकर उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। डॉनकोस्टर में और सेंट लेजर वाले दिन
हम बैठकर बातचीत करने लगे। यह कहने की जरूरत नहीं कि हम सब वहां उपस्थित होना चाहते थे, मगर रेस के समय मिलने की बात ने बेशक हमारी पहले से बनाई गई योजनाओं को बिगाड़ दिया था। निराशा की एक लहर मेरे अंदर दौड़ गई। 6 लोगों की यह छोटी सी टोली क्या कर लेगी, चाहे इस केस में उनकी कितनी ही निजी दिलचस्पी हो। बहुत सारी पुलिस होगी चौकन्नी और हर संभव जगह पर नजर गड़ाए। जैसे मेरी सोच के उत्तर में पायरो बोलने लगा। वह किसी स्कूल मास्टर या पादरी की तरह कह रहा था। मेरे दोस्तों, उसने कहा, हमें अपनी शक्ति बिखेरनी नहीं चाहिए। हमें इस मामले में अपनी सोच और तरीके दोनों में सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ना चाहिए। सच के लिए हमें बाहर नहीं भीतर खोज करनी है। हम सबको खुद से पूछना चाहिए, मुझे हत्यारे के बारे में क्या पता है, और इस तरह हमें उस शख्स की एक मिली जुली तस्वीर बना लेनी चाहिए जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। थोड़ा ग्रे ने असहायपन से सांस भरी। नहीं नहीं मैडम, यह सच नहीं है। हम में से हर एक को कुछ ना कुछ पता है। सिर्फ अगर हमें यह पता हो कि वह क्या है। मुझे पूरा यकीन है कि जानकारी मौजूद है, सिर्फ अगर हम उसे पा सकें। क्लार्क ने असहमति में सिर हिलाया। हम कुछ नहीं जानते। वह बूढ़ा है या जवान, गोरा है या काला। हम में से किसी ने न उसे कभी देखा है, ना कभी बात की है। जो भी हमें पता है उसे हम बार बार जांच चुके हैं। हर बात को नहीं। मिसाल के तौर पर मिस ग्रे ने हमें बताया कि जिस दिन सर कारमाइकल की हत्या हुई उस दिन उसने न किसी अजनबी को देखा न उससे बात की। थोड़ा ग्रे ने सिर हिलाया। यह सही है, सच। लेडी क्लार्क ने हमें बताया कि उन्होंने अपनी खिड़की से तुम्हें सामने वाले दरवाजे पर खड़े किसी आदमी से बात करते देखा था। उन्होंने मुझे किसी अनजान आदमी से बात करते देखा। लड़की वास्तव में हैरान लग रही थी। यकीनन वह निर्दोष निर्मल भाव सच्चा ही हो सकता था। उसने इनकार में सिर हिलाया। लेडी क्लार्क को गलती लगी होगी। मैं कभी भी ओ अचानक जैसे झटके से उसके मुंह से निकला। उसके कपोलों पर लाली दौड़ गई। मुझे अभी याद आया है, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ। इस बारे में बिल्कुल ही भूल गई थी। एक ऐसा आदमी जो मोजे वगैरह बेचता है, जो पहले सेना में रह चुका हो। यह लोग बहुत जिद्दी होते हैं। मुझे उससे पीछा छुड़ाना पड़ा। मैं हॉल में से गुजर रही थी जब वह दरवाजे पर आया। घंटी बजाने के बजाय वह मुझसे बात करने लगा, लेकिन वह बुरा आदमी नहीं था। शायद इसलिए मैं उसके बारे में भूल गई। पायरो सिर के पीछे दोनों हाथ बांधे इधर से उधर झूम रहा था। वह अपने आप से ही इतनी तेजी से कुछ बड़बड़ा रहा था कि कोई बिना कुछ बोले सिर्फ उसे देख रहा था। मोजे, वह कह रहा था, मोजे मोजे, आता है जाता है, मोजे मोजे। यही तो असली बात है। हाँ, 3 महीने पहले, उस दिन भी और अब भी। गुड गॉड, मुझे समझ आ गया। वह सीधा होकर बैठ गया और एक गर्वीली नजर मुझ पर डाली। तुम्हें याद है हेस्टिंग्स, एंडोवर दुकान? हम ऊपर जाते हैं, सोने का कमरा, एक कुर्सी पर, और अब मैं जान गया हूँ वह क्या था जिसने 2 दिन पहले मेरा ध्यान आकर्षित किया था। वह तुम थी मैडम। वह मैगन की ओर मुड़ा। तुमने अपनी माँ के बारे में बताया जो रो रही थी, क्योंकि उसने उसी दिन तुम्हारी बहन के लिए नए मोजे खरीदे थे जिस दिन उसका कत्ल हुआ। उसने हम सब की ओर देखा। आपने देखा? वही बात 3 बार दोहराई गई। यह संयोग नहीं हो सकता। जब मैडम बोल रही थी तभी मुझे लगा कि जो वह कह रही थी उसका किसी और चीज से संबंध है। अब मैं जानता हूँ किस चीज के साथ। मिसेस एस की पड़ोसी मिसेस फॉलर ने कहा था उसके साथ उन लोगों के बारे में जो हमेशा कुछ न कुछ बेचने की कोशिश करते रहते हैं। उसने मोजों का जिक्र किया था। बताओ मैडम, यह सच है या नहीं कि तुम्हारी माँ ने वह मोजे किसी दुकान से नहीं खरीदे थे, बल्कि दरवाजे पर आकर बेचने वाले किसी आदमी से? हाँ, खरीदे थे। मुझे अब याद आ गया। उसने यह भी कहा था कि उसे इन बेचारे लोगों के लिए बुरा लगता है जो चीजों को बेचने के लिए घर घर जाते हैं। मगर इनमें संबंध क्या है? फ्रैंकलिन ने जोर से कहा। एक आदमी जुराबे बेचता है, इससे कुछ साबित नहीं होता।
मैं कहता हूँ दोस्तों, यह संयोग नहीं हो सकता। 3 अपराध और हर बार एक आदमी मोजे बेचता हुआ घटनास्थल की जासूसी करता है। वह थोड़ा की तरफ घूमा। इस आदमी का वर्णन करो। वह भावशून्य दृष्टि से उसे देखती रही। मैं नहीं कर सकती, मुझे पता नहीं कैसे। मेरे ख्याल में उसने चश्मा पहना था और गंदा सा ओवरकोट। यह बेहतर है मैडम। वह रुका। मुझे मालूम नहीं, मैंने उसकी ओर देखा भी नहीं। वह ऐसा नहीं था जो आपका ध्यान खींचे। पायरो गंभीरता से बोला, तुम सही हो मैडम। हत्यारों का सारा राज ही इसमें है कि आप उनका वर्णन कैसे करते हैं। बिना किसी शक के वही हत्यारा था। वह ऐसा आदमी नहीं था जो आपका ध्यान खींचे। हाँ, इसके बारे में कोई शक नहीं। तुमने हत्यारे का वर्णन कर दिया है। चैप्टर 22 कैप्टन हेस्टिंग्स की मौजूदगी में नहीं। मिस्टर अलेक्जेंडर बोनापार्ट कस्ट बिना हिले डुले बैठा था। उसका नाश्ता तस्करी में पड़ा बिना चखे ही ठंडा हो गया था। चाय की केतली के सहारे अखबार टिका था और इसी अखबार को कस्ट गहरे दिलचस्पी से पढ़ रहा था। अचानक वह उठ खड़ा हुआ और 1-2 मिनट के लिए इधर से उधर टहलने के बाद खिड़की के पास पड़ी कुर्सी पर गिर सा गया। एक दबी हुई कर्राह के साथ उसने दोनों हाथों से सिर थाम लिया। दरवाज़ा खुलने की आहट उसे सुनाई नहीं दी। उसकी मकान मालकिन मिसेस मरवरी दरवाजे पर खड़ी थी। मिस्टर कस्ट, मैं सोच रही थी अगर आप एक अच्छा सा क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं क्या? कस्ट ने हाथों से सिर ऊपर उठाया। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं सुबह से ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। मिसेस मरवरी ने नाश्ते की ट्रे पर नजर डाली। वह तो मैं देख रही हूँ, आपने नाश्ता छुआ भी नहीं। क्या आपके सिर में फिर से दर्द है? नहीं। हाँ, मैं कुछ खिन्न महसूस कर रहा हूँ। आई एम सॉरी। फिर तो आप आज बाहर नहीं जाएंगे? कस्ट उछलकर खड़ा हो गया। नहीं नहीं, मुझे जरूर जाना है। काम है जरूरी, बहुत जरूरी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे इतना उत्तेजित देखकर मिसेस मरवरी उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। अगर आप जरूरी जाना है तो जाना है। इस बार दूर जा रहे हैं क्या? नहीं। वह 1-2 पल हिचकिचाया। मैं चेल्टनम जा रहा हूँ। जिस संकोच से उसने यह कहा वह इतना अजीब था कि मिसेस मरवरी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। चेल्टनम अच्छी जगह है, वह बातचीत के लहजे में बोली। मैं एक बार ब्रिस्टल से वहां गई थी। वहां की दुकानें बहुत अच्छी हैं। मेरा यही ख्याल है। फर्श पर पड़े मुड़े तुड़े अखबार को उठाने के लिए मिसेस मसवरी मुश्किल से झुकी। झुकना उसके शरीर को रास नहीं आता था। आजकल अखबार में हत्यारों के अलावा और कुछ नहीं होता। अखबार को वापस मेज पर रखने से पहले सुर्खियों पर नजर डालकर उसने कहा, मुझे बहुत खराब लगता है, इसलिए मैं पढ़ती ही नहीं। कस्ट के होठ हिले लेकिन आवाज नहीं हुई। वह अगला कत्ल डोनकेस्टर में करेगा, मिसेस मरवरी ने कहा, और कल ही। किसी को झुरझुरी आने के लिए काफी है, नहीं? अगर मैं डॉनकोस्टर में रह रही होती और मेरा नाम डी अक्षर से आरंभ होता तो मैं पहली ट्रेन पकड़ कर ही कहीं दूर चली जाती। कोई खतरा मोल नहीं लेती। आपने क्या कहा मिस्टर कस्ट? कुछ नहीं मिसेस मरवरी, कुछ नहीं। यह सब रेस वगैरह के कारण है। बेशक वह सोचता है कि उसे वहां मौका मिल जाएगा। सुना है ज्यादा पुलिस बुलाई जा रही है। क्या हुआ मिस्टर कस्ट? आपकी तबीयत वाकई खराब लग रही है। कुछ पी ले तो बेहतर नहीं होगा? सच में आज आपको सफर नहीं करना चाहिए। कस्ट सीधा खड़ा हो गया। जरूरी है मिसेस मरवरी, मैं मीटिंग में हमेशा समय पर पहुंचता हूँ। लोगों को आप पर भरोसा जरूर होना चाहिए। जब मैं किसी काम को करने की जिम्मेदारी उठाता हूँ तो उसे आखिर तक निभाता हूँ। कामकाज में आगे बढ़ने का यही एक तरीका है। लेकिन अगर आप बीमार हो तो? मैं बीमार नहीं हूँ मिसेस मरवरी, केवल चिंतित हूँ कुछ निजी बातों को लेकर। ठीक से सोया नहीं, मैं सच में ठीक हूँ। उसका हाव भाव इतना दर्द था कि मिसेस मरवरी नाश्ते का सामान उठाकर अनिच्छा से कमरे से बाहर चली गई। कस्ट ने पलंग के नीचे से सूटकेस घसीटकर बाहर निकाला और सामान पैक करने लगा। पायजामे, स्पॉन्ज बैग, अतिरिक्त कॉलर, चमड़े की चप्पल। फिर एक अलमारी का ताला खोलकर उसने एक सेल्फ से लगभग 1 दर्जन गत्ते,
गत्ते के 10 से 7 के चौरस डिब्बे निकाले और उन्हें सूटकेस में रखा। मेज पर पड़ी रेलवे गाइड पर एक सरसरी सी नजर डालकर वह हाथ में सूटकेस पकड़े कमरे से बाहर हो गया। हॉल में सूटकेस को नीचे रखकर उसने हैट और ओवरकोट पहना। ऐसा करते हुए उसने लंबी सांस भरी, इतनी कि एक कमरे से बाहर आती हुई एक लड़की ने चिंता से उसकी ओर देखा। क्या हुआ मिस्टर कर्स्ट? कुछ नहीं मिस लिली, आप इतनी लंबी सांस खींच रहे थे। कर्स्ट ने रुखाई से कहा। तुम्हें क्या पूर्वाभास हो जाते हैं मिस लिली, आने वाली घटनाओं का अंदेशा? मुझे पता नहीं कि बेशक कोई दिन ऐसे होते हैं जब आपको आभास होता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, और कोई दिन ऐसे जब कुछ सही लगता है। कुछ हद तक, कर्स्ट ने कहा और फिर सांस भरी। गुड बाय मिस लिली, तुम हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छी रही। गुड बाय मत कहिए जैसे आप हमेशा के लिए जा रहे हैं, लिली ने हंसकर कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, शुक्रवार को मिलते हैं। लड़की हंसी। इस बार आप कहाँ जा रहे हैं? फिर से समुद्र के किनारे? नहीं, चेल्टनम। वो भी अच्छा है, लेकिन टोरके जैसा नहीं। टोरके बहुत सुंदर रहा होगा। मैं भी अगले वर्ष छुट्टियों में वहां जाना चाहती हूँ। वैसे आप उस जगह के काफी नजदीक रहे होंगे जहाँ हत्या हुई थी, एबीसी हत्या। वह तभी हुई थी जब आप वहां थे, है ना? ओ हाँ, मगर चर्स्टन वहां से 6-7 मील दूर है। हो सकता है। कर्स्ट ने ऐसी विकृत और भयानक मुस्कुराहट के साथ कहा कि मिस लिली का ध्यान उस ओर चला गया। ओ मिस्टर कर्स्ट, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड बाय मिस लिली। कर्स्ट ने अनाड़ी की तरह अपना हैट उठाया, सूटकेस पकड़ा और जल्दी से दरवाजे से बाहर चला गया। अजीब बुड्ढा, मिस लिली मरबरी उदारता से बोली। मुझे तो आधा पागल लगता है। इंस्पेक्टर क्रोम ने अपने मातहत से कहा, मुझे मोजे बनाने वाली सारी कंपनियों की सूची लाकर दो और उसे सब जगह भेजो। मुझे उनके तमाम एजेंटों की सूची भी चाहिए जो कमीशन लेकर सामान बेचते हैं और उनके लिए ऑर्डर इकट्ठे करते हैं। एबीसी केस के लिए सर? हाँ, यह हरक्यूल पायरो का विचार है। इंस्पेक्टर का स्वर तिरस्कापूर्ण था। हो सकता है इसमें कुछ भी न निकले, लेकिन किसी भी मौके को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वह कितना भी कमजोर हो। ठीक है सर, मिस्टर पायरो ने अपने समय में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे लगता है अब वह कुछ सनक गए हैं। वह नीम हकीम है, क्रोम बोला। हमेशा ढोंग करता है। कुछ लोग उसके फरेब में आ भी जाते हैं। मैं नहीं आता। चलो अब डॉनकेस्टर की व्यवस्था के बारे में। टॉम हर्टिगन ने लिली मरबरी से कहा, आज सुबह तुम्हारे उस बुड्ढे को देखा। कौन? मिस्टर कर्स्ट? कर्स्ट ही था, ह्यूस्टन में, हमेशा की तरह खोई हुई मुर्गी जैसा दिख रहा था। मुझे तो वह पागल लगता है। उसे किसी देखभाल करने वाले की जरूरत है। पहले उसने अपना अखबार गिरा दिया, फिर अपना टिकट। मैंने उठाया, उसे तो भान भी नहीं था कि उसने वह खो दिया है। उसने कुछ खिन्न होकर मेरा शुक्रिया किया, लेकिन शायद मुझे पहचाना नहीं। ओ, लिली बोली, उसने तुम्हें सिर्फ हॉल से आते जाते हुए देखा है, वह भी अक्सर नहीं। उसने डांस करते हुए कमरे का चक्कर लगाया। तुम बहुत सुंदर नाचती हो, टॉम ने कहा। तुमने ह्यूस्टन कहा था या पैडिंगटन? अचानक लिली ने पूछा। मेरा मतलब है जहां तुमने कर्स्ट को देखा। ह्यूस्टन। तुम्हें पूरा विश्वास है? बेशक है। तुम क्या समझती हो? अजीब बात है, मेरा ख्याल था कि तुम पैडिंगटन से चेल्टनम गए थे। यह तुम्हारा ख्याल है, लेकिन कर्स्ट चेल्टनम नहीं जा रहा था, वह डॉनकोस्टर जा रहा था। चेल्टनम? डॉनकोस्टर? मैं जानता हूँ लड़की, उसकी टिकट मैंने ही उठाई थी ना। उसने मुझसे कहा था कि वह चेल्टनम जा रहा है। मुझे विश्वास है कि वह वहीं गया होगा। तुमने गलत समझा, वह डॉनकोस्टर ही जा रहा था। कुछ लोगों की किस्मत बहुत साथ देती है। मैंने रेस में फायर फ्लाई पर शर्त लगाई थी और वह उसे दौड़ते हुए देखना चाहता हूँ। मैं नहीं सोचती कि कर्स्ट दौड़ के लिए गया होगा। वह इस तरह का नहीं लगता। ओह टॉम, उम्मीद है उसकी हत्या नहीं हो जाती। इस बार एबीसी हत्या डॉनकोस्टर में ही होने वाली है। कर्स्ट को कुछ नहीं होगा, उसका नाम डी से नहीं शुरू होता। पिछली बार भी उसकी हत्या हो सकती थी। जब पिछली बार हत्या हुई तो वह चर्स्टन के समीप टोरके में था। अच्छा, यह तो संयोग ही है ना?
वह हंस दिया। उससे पहले वह बैक्सील में तो नहीं था? लिली ने त्योरी चढ़ाई। वह बाहर गया हुआ था। हाँ, मुझे याद है, वह बाहर गया हुआ था क्योंकि वह अपनी तैरने की पोशाक भूल गया था। माँ उसे रफू कर रही थी और उसने कहा था, देखो कर्स्ट अपनी तैरने की पोशाक के बिना ही कल कहीं चला गया है। और मैंने कहा था, ओ उस पुरानी पोशाक की छोड़ो। बैक्सील में एक बहुत भयानक कत्ल हो गया है। एक लड़की को गला घोंटकर मार दिया गया। अगर वह अपनी तैरकी के पोशाक चाहता था तो जरूर समुद्र के किनारे ही गया होगा। मैं कहता हूँ लिली। टॉम के चेहरे पर विनोद से सिलवटें उभर आई। अगर तुम्हारा यह बुड्ढा ही हत्यारा हो तो क्या दोगी? बेचारा कष्ट, वह तो एक मक्खी को भी न मारे। लिली हंस पड़ी। वह आनंद से नाचते रहे। उनके चेतन मन में एक दूसरे के साथ होने की खुशी के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन अर्धचेतन में कहीं कुछ हो रहा था। 11 सितंबर डॉनकास्टर, चैप्टर 23। डॉनकास्टर, लगता है जैसे वह 11 सितंबर मुझे तमाम जिंदगी याद रहेगी। सच तो यह है कि मैं जब से सेंट लेजर का नाम सुनता हूँ तो मेरे मन में दौड़ का नहीं, हत्या का ख्याल आता है। जब भी मैं अनुभव याद करता हूँ तो जो सबसे ज़्यादा याद आता है वह है काबिलियत का अभाव महसूस होना। हम सब यहाँ थे घटना स्थल पर। पायरो, मैं, क्लार्क, फ्रेजर, मैगन बर्नर्ड, थोरा ग्रे और मैरी ड्रॉयर। मगर अंततः हम सब में से कोई भी कर क्या पाया? हम एक कमज़ोर सी उम्मीद पर निर्भर कर रहे थे। हजारों की भीड़ में एक ऐसे चेहरे या आकृति को पहचान पाना जो 1, 2 या 3 महीने पहले स्पष्ट रूप से देखा गया। कठिनाइयाँ बहुत थीं। हम सब में केवल एक व्यक्ति था जो यह पहचान कर सकता था, थोरा ग्रे। इतनी तनाव में उसकी शांति भंग हो रही थी। उसका शांत कुशल भाव गायब हो गया था। वह हाथों को तोड़ मरोड़ रही थी, लगभग रोती हुई और पायरो से अपील करती हुई। मैंने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं। क्यों नहीं देखा? मैं कितनी मूर्ख थी। आप मुझ पर निर्भर कर रहे हैं, आप सब, और मैं आप सबको निराश कर दूंगी, क्योंकि अगर मैं उसे दोबारा देखूं तो हो सकता है उसे पहचानूं भी नहीं। मुझे चेहरे याद नहीं रहते। पायरो चाहे मुझसे कुछ भी कहता रहा हो और उस लड़की की चाहे कितनी आलोचना करता रहा हो, उस समय सिवाय नर्मदिली के और कुछ नहीं दिखा रहा था। उस समय वह बेहद कोमल था। सहसा मुझे विचार आया कि मुसीबत में पड़ी खूबसूरत औरतों के प्रति वह भी मेरी तरह उदासीन नहीं रह सकता था। उसने कोमलता से थोड़ा ग्रे का कंधा थपथपाया। नहीं नहीं, रोना धोना नहीं। तुम उस आदमी को देखोगी तो पहचान लोगी। आपको कैसे पता? कई वजह हैं, जैसे कि काले के बाद लाल आता है। क्या मतलब पायरो? मैंने पूछा। मैं खेल की भाषा बोलता हूँ। रूले, एक खेल काफी देर तक काले रंग पर खेला जा सकता है, मगर अंत में लाल ही आना चाहिए। गणित के अनुसार यह संयोग का नियम है। तुम्हारा मतलब है कि किस्मत पलट जाती है? बिल्कुल ठीक हेस्टिंग्स। यहीं पर जुआरी और हत्यारा, जो सबसे बड़ा जुआरी होता है और पैसा नहीं बल्कि अपना जीवन दांव पर लगाता है, आगे देखने की समझ नहीं रखता। वह सोचता है कि चूंकि वह पहले जीत गया है इसलिए आगे भी जीतता रहेगा। वह भरी हुई जेबें लेकर सही वक्त पर मेज से उठकर चला नहीं जाता। इसी तरह जुर्म में जो हत्यारा सफल हो जाता है वह असफल होने की संभावना की कल्पना भी नहीं कर सकता। अपनी सफलता का सारा श्रेय वह खुद को ही देता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जुर्म कितना भी सुनियोजित हो, बिना किस्मत के सफल नहीं हो सकता। यह कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? फ्रैंकलिन ने आपत्ति की। पायरो ने उत्तेजना से हाथ हिलाए। नहीं नहीं, संभावना बराबर होती है, लेकिन होनी आपके हक में चाहिए। सोचो, यह भी हो सकता था कि जिस वक्त हत्यारा बाहर जा रहा था उसी वक्त कोई मिसेस एशर की दुकान में दाखिल होता। वह आदमी काउंटर के पीछे झांकने की सोच सकता था, मृत औरत को देख सकता था और या तो उसी वक्त हत्यारे को पकड़ लेता या पुलिस को उसका इतना सही हुलिया बताता कि वह तत्काल पकड़ा जाता। हाँ, बेशक यह मुमकिन है, क्लार्क ने स्वीकारा। मतलब यह निकला कि कातिल को खतरा उठाना ही पड़ता है। बिल्कुल, हत्यारा जुआरी ही होता है और दूसरे कई जुआरियों की तरह हत्यारे को भी पता नहीं होता कि कब खेल बंद किया जाए। हर एक अपराध के बाद अपनी योग्यता में उसका विश्वास और भी मजबूत हो जाता है
उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वह यह नहीं कहता मैं चतुर और तकदीर वाला हूँ, नहीं, बल्कि केवल मैं चतुर हूँ, और कहता है अपनी काबिलियत के बारे में उसकी राय और भी ऊंची हो जाती है। और तब मेरे दोस्तों, गेंद घूमती है और रंग बदल जाता है। गेंद एक नए अंक पर जा गिरती है और मेज पर लेन देन करने वाला चिल्लाता है, लाल। आप समझते हैं इस केस में यही होगा? त्योरियां चढ़ाते हुए मैगन ने पूछा। देर सवेर यह तो होना ही है। अभी तक किस्मत अपराधी के साथ रही है, देर सवेर वह पलटकर हमारा साथ जरूर देगी। मेरा मानना है कि वह पलट गई है। मोज़ो का सुराग तो शुरुआत है। अब हर बात उसके हक में जाने की बजाय उसके खिलाफ जाएगी और वह भी गलतियां करनी शुरू कर देगा। मैं यह जरूर कहूंगा कि तुम उत्साह बढ़ा देते हो, फ्रैंकलिन क्लार्क ने कहा। हम सबको राहत चाहिए। जब से जागा हूं मुझे बेबसी का एहसास हो रहा है। मुझे तो कुछ भी फायदेमंद कर पाना मुश्किल लग रहा है, डोनाल्ड बोला। मैगन फट पड़ी। पराजयवादी मत बनो डॉन, लाल होती हुई मेरी ड्रॉयर बोली। मेरा कहना है कि आप कुछ नहीं कह सकते। वह शैतान इसी जगह है और हम भी। आखिर कई बार अजीब ढंग से आपकी लोगों से मुलाकात हो जाती है। मैं क्रोधित हो उठा। अगर हम इससे ज्यादा कुछ कर पाते। याद रखो हेस्टिंग्स कि पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है। नए कांस्टेबल रखे गए हैं। इंस्पेक्टर क्रोम का तौर तरीका चिढ़ा देने वाला हो सकता है, लेकिन वह एक काबिल अफसर है और चीफ कांस्टेबल कर्नल एंडरसन कार्रवाई करने वाले आदमी हैं। उन्होंने शहर में गश्त लगाने और नजर रखने के लिए तमाम कदम उठाए हैं। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी हर जगह होंगे। अखबारों में भी अभियान चल रहा है। आम लोगों को पूरी चेतावनी दे दी गई है। डोनाल्ड फ्रेजर ने सिर को इधर से उधर हिलाया। मैं सोचता हूं कि वह अब कोशिश ही नहीं करेगा, उसने काफी उम्मीद से कहा। नहीं तो वह पागल ही होगा। बदकिस्मती से, क्लार्क ने रुखाई से कहा। वह पागल है। आपका क्या ख्याल है मिस्टर पायरो? अब हत्या करना बंद कर देगा या इसे अंत तक ले जाएगा? मेरे ख्याल में उसके जुनून की ताकत इसी में है कि वह अपना कहा पूरा करने की पूरी कोशिश करे। ऐसा न करना हार मानने के बराबर होगा और उसका पागल अहम यह कभी स्वीकार नहीं करेगा। मेरे ख्याल में डॉक्टर थॉमसन की भी यही राय है। हमें उम्मीद है कि शायद वह जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए। डोनाल्ड ने फिर नए में सिर हिलाया। वह बहुत चालाक हो निकलेगा। पायरो ने अपनी घड़ी देखी। हम सब संकेत समझ गए। यह तय हुआ था कि हम लोग दिन भर काम करेंगे। सुबह जितनी गलियों में हो सकेगा गश्त लगाएंगे और बाद में रेस कोर्स दौड़ मैदान में अलग अलग जगहों पर तैनात रहेंगे। हम कह रहा हूँ, जाहिर है कि जहाँ तक मेरा प्रश्न था, मेरा गश्त लगाना बेकार था, क्योंकि मैंने तो कभी एबीसी को देखा हो ही नहीं सकता था। फिर भी बात अलग अलग जगह पर होने की थी ताकि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को घेरा जा सके। इसलिए मैंने सुझाव दिया कि मैं किसी एक महिला का रक्षक बनकर उसके साथ रहूं। पायरो मान गया। उसकी आंखों में एक चमक थी। लड़कियां अपने अपने हेट लगाने चली गई। डोनाल्ड फ्रेजर खिड़की के पास बाहर देखता हुआ खड़ा था, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ। फ्रैंकलिन क्लार्क ने उसकी ओर देखा और यह सोचकर कि वह इतना खोया हुआ था कि कुछ नहीं सुनेगा, उसने आवाज धीमी करके पायरो से कहा, देखिए मिस्टर पायरो, मैं जानता हूं कि चर्स्टन गए थे आप और मेरी भाभी से मिले थे। क्या उसने कुछ कहा या सुझाव, मेरा मतलब कि कोई संकेत दिया? वह लज्जित सा होकर रुक गया। पायरो ने भावशून्य मासूम सा चेहरा बनाकर उत्तर दिया, जिसने मेरे मन में शक जगा दिया। आपकी भाभी ने सुझाव या संकेत दिया? किस बात का? फ्रैंकलिन क्लार्क लाल हो गया। शायद आपको लगता है कि यह समय निजी बातें करने का नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं हर चीज को साफ साफ समझना चाहता हूँ। तारीफ लायक रवैया। मुझे लगा जैसे अब क्लार्क को भी पायरो के भावहीन चेहरे के पीछे मनोरंजन का भाव छुपा होने का शक हो गया था। वह कहता रहा, मेरी भाभी बहुत अच्छी औरत है, मैंने हमेशा उसे पसंद किया है, लेकिन वह कुछ समय से बीमार चल रही है और उस तरह की बीमारी में दवाई वगैरह दिए जाने के कारण लोगों के बारे में यूं ही कुछ कल्पना कर लेना। आहा,
अब तो पायरो की आंखों की चमक के बारे में कोई गलती नहीं हो सकती थी, लेकिन फ्रैंकलिन क्लार्क अपनी ही व्यवहार कुशलता में लीन होने के कारण यह देख नहीं पाया। थोड़ा मिस ग्रे के बारे में, उसने कहा। ओ, तो आप मिस ग्रे की बात कर रहे हैं? पायरो के स्वर में मासूमियत भरी हैरानी थी। हाँ लेडी क्लार्क ने अपने मन में ही कुछ सोच लिया था। आपने देखा ही है थोड़ा, मिस ग्रे एक खूबसूरत लड़की हैं। शायद, हाँ, पायरो ने स्वीकारा। सब औरतें दूसरी औरतों को लेकर ईर्ष्यालु होती हैं। बेशक थोड़ा मेरे भाई के लिए महत्वपूर्ण थी। वह हमेशा कहता था कि थोड़ा जैसी बढ़िया सेक्रेटरी उसे पहले कभी नहीं मिली और वह उससे स्नेह भी करता था, मगर यह सब सीधा साफ शक से परे था। मेरा मतलब है कि थोड़ा ऐसी लड़की नहीं जो नहीं, पायरो ने मदद करते हुए कहा। मगर मेरी भाभी ने सोच लिया और ईर्ष्या करने लगी। ऐसा नहीं है कि वह कुछ भी जाहिर करती थी, मगर कार्ल की मौत के बाद जब मिस ग्रे के यहाँ ठहरने की बात उठी तो शार्लेट ने रुखाई से उसे काट दिया। बेशक यह कुछ हद तक बीमारी और मॉर्फिया दिया जाने के कारण था। नर्स कैपस्टिक का यही कहना है। वह कहती है कि हमें शार्लेट को ऐसा सोचने के लिए दोष नहीं देना चाहिए। वह रुका। हाँ तो मिस्टर पायरो, मैं चाहता हूँ कि आप यह बात समझें कि इसका कुछ मतलब नहीं है। यह सिर्फ एक बीमार औरत की कल्पना है। यह देखिए, उसने अपनी जेब में टटोला। मैं जब मेले स्टेट में था तो मुझे मेरे भाई का यह पत्र आया था। मैं चाहता हूँ आप इसे पढ़ें, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा उन दोनों के बीच में क्या था। पायरो ने पत्र ले लिया। फ्रैंकलिन उसके पास चला गया और पत्र पर उंगली घुमाता हुआ कुछ हिस्से ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। यहाँ सब कुछ सामान्य ही है। शार्लेट को दर्द से कुछ राहत है। काश कुछ और कहा जा सकता। तुम्हें थोड़ा ग्रे याद होगी। वह प्यारी लड़की है और मैं बता नहीं सकता उसकी वजह से मुझे कितना आराम है। इस बुरे वक्त में उसके बिना मैं समझ नहीं पाता कि क्या करूं। उसकी हमदर्दी और काम में दिलचस्पी कभी कम नहीं होती। उसकी पसंद बहुत उम्दा है। खूबसूरत चीज़ों की तरफ रुझान है और चीनी कला में मेरी जितनी ही रुचि। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे वह मिली। इससे ज़्यादा नज़दीक और हमदर्द तो एक बेटी भी नहीं होती। उसकी ज़िंदगी मुश्किल रही है और हमेशा खुशगवार नहीं रही, लेकिन मुझे यह सोचकर खुशी होती है कि यहाँ उसे घर और सच्चा स्नेह मिले हैं। आपने देखा, फ्रैंकलिन बोला, मेरा भाई उसके बारे में ऐसा महसूस करता था। वह उसे एक बेटी की तरह मानता था। मुझे यह बहुत अन्यायपूर्ण लग रहा है कि मेरे भाई की मृत्यु होते ही उसकी बीवी ने लड़की को घर से बाहर निकाल दिया। औरतें वाकई ही शैतान होती हैं। मिस्टर पायरो, याद रखिए आपकी भाभी बीमार है और तकलीफ में। मैं जानता हूँ, यही मैं अपने आप को कहता रहता हूँ। हमें उसे आंकना नहीं चाहिए। जो भी है, मैंने सोचा आपको यह दिखा दूँ। मैं नहीं चाहता कि लेडी क्लार्क के कुछ कहने पर आपके मन में थोड़ा ग्रे के बारे में गलत राय बन जाए। पायरो ने पत्र लौटा दिया। मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं कभी भी किसी के कुछ कहने पर गलत राय नहीं बनाता। मैं अपनी राय खुद बनाता हूँ। पत्र को छिपाते हुए क्लार्क ने कहा, मैं खुश हूँ कि मैंने आपको यह दिखा दिया। लड़कियां आ रही हैं। अब हम यहाँ से चले जाएं तो बेहतर। हम कमरे से बाहर आए तो पायरो ने मुझे वापस बुलाया। तो तुमने अभियान पर जाने का पक्का फैसला कर लिया है हेस्टिंग्स? ओह हाँ, यहाँ निठल्ला बैठना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बदन ही नहीं, मन भी काम करता है हेस्टिंग्स। इसमें तुम मुझसे ज्यादा अच्छे हो, मैंने कहा। बेशक तुम सही हो हेस्टिंग्स। क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ कि तुम औरतों में से किसी एक के एस्कॉर्ट बनना चाहते हो? सोचा तो यही था। तुम किसका साथ देना चाहते थे? यह मैंने सोचा नहीं। मिस बर्नट के बारे में क्या ख्याल है? वह ज्यादा आजाद किस्म की है। मैंने आपत्ति की। मिस ग्रे? हाँ, वह बेहतर है। हेस्टिंग्स, तुम अनोखे मगर पारदर्शी किस्म के बेईमान हो। तुमने पहले से ही अपने सुनहरे बालों वाली परी के साथ दिन बिताने की योजना बना रखी थी। ओ पायरो, सच में मुझे तुम्हारी योजना उलटने के लिए खेद है, मगर मैं तुम्हें किसी और के साथ रहने की गुजारिश करता हूँ। ओह ठीक है। मुझे लगता है तुम्हारे मन में उस डच गुड़िया जैसी लड़की के लिए कमजोरी है। जिसके साथ तुम्हें रहना है वह मेरी ड्रॉयर है और मैं आग्रह करता हूँ कि तुम उसको बिल्कुल न छोड़ना।
मगर क्यों पायरो? क्योंकि मेरे दोस्त, उसका नाम डी से शुरू होता है। हमें कोई खतरा नहीं उठाना चाहिए। मुझे उसकी बात का तर्क समझ में आ गया। पहले यह बात बहुत दूर की कौड़ी लगती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर एबीसी पायरो से अंधी नफरत करता है तो वह जरूर पायरो की गतिविधियों की जानकारी रखता होगा। इसलिए मेरी ड्रॉयर को खत्म कर देना उसे बहुत उपयुक्त वार लगेगा। मैंने अपने एतबार को बनाए रखने का फैसला किया। मैं पायरो को खिड़की के पास एक कुर्सी पर बैठे छोड़कर बाहर चला गया। उसके सामने एक रूलेट चक्र, एक प्रकार के खेल का चक्र पड़ा था। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकला, उसने चक्र घुमाया और मुझे आवाज दी, लाल, यह एक अच्छा सगुन है। हेस्टिंग्स, किस्मत बदल जाती है। चैप्टर 24 कैप्टन हेस्टिंग्स की मौजूदगी में नहीं। जैसे ही उसके साथ बैठा आदमी उठकर लड़खड़ाता हुआ उसके पास से गुजरा। उसकी टोपी अगली सीट पर गिर गई और वह उसे उठाने के लिए झुका तो लिडबेटर बेसब्री से मुंह में ही बुनबुनाया, यह सब हुआ नोट ए स्पैरो के चरम बिंदु पर। करुणा से भरा वो सुंदर और रोमांचकारी ड्रामा जिसे देखने के लिए एक लिडबेटर हफ्ते भर से इंतजार कर रहा था, कैथरीन रॉयल द्वारा अभिनीत सुनहरे बालों वाली नायिका, जो लिडबेटर के मुताबिक संसार की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी, फटी आवाज में चिल्लाकर नाराजगी व्यक्त कर रही थी। कभी नहीं, इससे तो अच्छा मैं भूखी मर जाऊं, लेकिन मैं भूखी मरूंगी नहीं। वह शब्द याद करो, नोट ए स्पैरो फोल्ज। लिडबेटर ने खींचकर सिर दाएं से बाएं घुमाया। खुदा के लिए लोग फिल्म के अंत तक क्यों नहीं रुक सकते? रूह को हिला देने वाली इस घड़ी में उठकर जाना। यह बेहतर था। परेशान करने वाला वह आदमी बाहर चला गया। लिडबेटर को अब पूरा पर्दा दिखाई दे रहा था और न्यूयॉर्क में वैन श्रेयर मैंशन की खिड़की में खड़ी कैथरीन रॉयल भी, और अब यह रेलगाड़ी में चढ़ रही थी, बच्चे को बाहों में लिए। अमेरिका में कितनी अजीब रेलगाड़ियां होती हैं, इंग्लैंड की रेलगाड़ियों जैसी बिल्कुल भी नहीं। यह फिर से स्टीव आ गया, पहाड़ों में बने अपने छोटे से मकान में। फिल्म अपने भावात्मक और लगभग धार्मिक अंत तक पहुंच गई। रोशनी होते ही लिडबेटर ने तुष्टि से सांस ली। आंखें झपकता हुआ वह धीरे धीरे से उठ खड़ा हुआ। वह सिनेमा घर से कभी भी जल्दी बाहर नहीं निकलता था। रोजमर्रा की नीरस वास्तविकता में वापस लौटने में उसे हमेशा पल दो पल लग जाते थे। उसने आसपास देखा। आज दोपहर ज्यादा लोग नहीं थे। सब रेस देखने गए हुए थे। लिडबेटर को दौड़ पसंद नहीं थी, न ही पत्ते खेलना, न ही सिगरेट या शराब पीना। इसलिए उससे फिल्में देखने का आनंद उठाने के लिए काफी ऊर्जा मिल जाती थी। हर कोई दरवाजे की ओर जा रहा था। लिडबेटर भी वैसा ही करने वाला था। उसने आगे वाली सीट पर बैठा व्यक्ति सो रहा था, अपनी कुर्सी में गिर पड़ा। लिडबेटर को यह सोचकर ही गुस्सा आ गया कि कोई नोट ए स्पैरो जैसी फिल्म के चलते हुए भी सो सकता था। एक क्रुद्ध आदमी उस सोए हुए आदमी से, जिसकी फैली हुई टांगे उसका रास्ता रोके थी, कह रहा था, एक्सक्यूज मी सर। लिडबेटर द्वार तक पहुंच चुका था। उसने मुड़कर देखा। कुछ हलचल सी नजर आ रही थी। एक चौकीदार लोगों का एक छोटा सा झुंड। शायद उसी सीट के आगे वाला आदमी बेहद पिए हुए था, सोया हुआ नहीं। वह ठिठका और फिर बाहर चला गया। ऐसा करके वह उस दिन की सनसनी को जानने से चूक गया। सेंट लेजर रेस में 85 के बदले एक के कारण न जीत पाने से भी बड़ी सनसनी। चौकीदार कह रहा था, मेरे ख्याल में आप सही हैं सर, यह बीमार है। क्यों, क्या हुआ सर? दूसरे व्यक्ति ने आश्चर्य से बोलते हुए अपना हाथ परे खींच लिया और एक चिपचिपे लालदान को देखने लगा। खून। चौकीदार दबी हुई आवाज में कुछ बोला। उसने सीट के नीचे से झांकती एक पीले रंग की चिट नजर आ रही थी। हे ईश्वर, वह बोला, यह तो ABC। चैप्टर 25 कैप्टन हेस्टिंग की मौजूदगी में नहीं। कस्ट रीगल सिनेमा से बाहर आया और आसमान की ओर देखा। एक खूबसूरत शाम, सच में एक खूबसूरत शाम। ब्राउनिंग एक कवि की पंक्ति याद हो आई, खुदा अपनी जन्नत में है, दुनिया में सब ठीक है। उसे यह पंक्तियां हमेशा से पसंद थी,
केवल कभी कभी ऐसा होता था कि उसे लगता था यह सच नहीं है। वह तेज कदमों से ब्लैक स्वन आ गया जहां वह रहता था। सीढ़ियां चढ़कर अपने सोने के कमरे तक पहुंचा। तीसरे माले पर एकदम घोटू कमरा, अंदर की दालान और गराज के ऊपर बना हुआ। कमरे में घुसते ही उसकी मुस्कुराहट अचानक मुरझा गई। उसकी आस्तीन की मोहरी के पास एक दाग था। उसने एहतियात से उसे छुआ, गीला और लाल खून। उसने जेब में हाथ डाला और कुछ निकाला, एक लंबा पतला चाकू। चाकू का फल भी गीला और लाल था। कष्ट देर तक वहीं बैठा रहा। उसकी आंखें किसी शिकार किए जाने वाले जानवर की आंखें की तरह कमरे में घूमी। उसने घबराहट में जुबान होठों पर फिराई। मेरा कोई कसूर नहीं, कष्ट बोला। वह ऐसे बोला जैसे किसी के साथ सवाल जवाब कर रहा हो, जैसे कोई स्कूली लड़का अपने हेडमास्टर को दलील दे रहा हो। एक बार फिर उसने जुबान होठों पर फिराई। एक बार फिर सतर्कता से कोट की आस्तीन को छुआ। उसकी आंखें कमरे में घूमकर वॉश बेसिन पर जा रुकी। पल भर बाद ही वह वॉश बेसिन में एक पुराने जग से पानी उड़ेल रहा था। उसने कोट उतारकर उसकी आस्तीन को धोया और ध्यानपूर्वक निचोड़ा। उफ, अब पानी लाल हो गया था। दरवाजे पर दस्तक। वह वहीं जड़ हो गया, एकटक देखता हुआ। दरवाजा खुला। एक गदराई सी जवान औरत हाथ में जग लिए। ओ माफ कीजिए सर, आपका गर्म पानी। वह किसी तरह बोला, शुक्रिया, मैंने ठंडे पानी से हाथ मुंह धो लिया। उसने ऐसा क्यों कह दिया? लड़की की आंखें उसी क्षण वॉश बेसिन पर चली गई। एक उतावलेपन से बोला, मैंने अपना हाथ काट लिया। एक अंतराल, यकीनन एक लंबे अंतराल के बाद वह बोली, जी सर। दरवाजा बंद करती हुई बाहर चली गई। कष्ट ऐसे खड़ा रहा जैसे पत्थर हो गया हो। वह सुनने लगा। आखिर वह आ ही गया। क्या आवाजें आ रही थी? बोलने की आवाजें, सीढ़ियां चढ़ते पैरों की आवाजें। उसने अपने दिल की धड़कन के अलावा कोई और आवाज नहीं सुनी। फिर अचानक वह जड़ता से बाहर आकर सक्रिय हो उठा। कोट पहना और दबे पांव जाकर दरवाजा खोला। शराब घर से आने वाली सामान्य मरमराहट के अलावा और कोई शोर नहीं था। वह चुपके से नीचे चला गया। कोई नहीं, किस्मत अच्छी थी। वह सीढ़ियों के तले पर रुका। अब किधर? उसने फैसला कर लिया। जल्दी से एक गलियारे में से होता हुआ अहाते में खुलने वाले दरवाजे से बाहर चला गया। एक दो ड्राइवर कारों के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे थे और जीतने तथा हारने की चर्चा कर रहे थे। कष्ट जल्दी से अहाते को पार करके बाहर सड़क पर चला गया। दाएं हाथ पर पहली ही नुक्कड़ के पार, फिर बाईं ओर, दोबारा दाएं हाथ। क्या वह स्टेशन जाने का जोखिम उठा सकता था? हाँ, वहां भीड़ भाड़ होगी, विशेष गाड़ियां होंगी। अगर किस्मत ने साथ दिया तो वह जरूर जा सकता था। बस सिर्फ अगर किस्मत साथ दे तो। इंस्पेक्टर क्रोम लीड बेटर के उत्तेजित बयान को सुन रहा था। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंस्पेक्टर, जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिल की धड़कन रुक सी जाती है। वह पूरे कार्यक्रम में मेरे पास ही बैठा रहा होगा। लीड बेटर के दिल की तरह पूरी तरह उदासी इंस्पेक्टर क्रोम ने कहा। मुझे जरा साफ साफ समझ लेने दो, वह शख्स फिल्म के अंत में आसपास बाहर गया? नोट स्पैरो कैथरीन रॉयल, लीड बेटर खुद ब खुद फुसफुसाया। वह तुम्हारे पास से गुजरा और ऐसा करते समय लड़खड़ाया। उसने लड़खड़ाने का सिर्फ बहाना किया। मुझे अब समझ में आ रहा है। फिर वह अपना हैट उठाने के लिए आगे वाली कुर्सी पर झुका। उसने उसी वक्त बेचारे को छुरे से मारा होगा। तुमने कुछ सुना नहीं? कोई कर रहा है? लीड बेटर ने कैथरीन रॉयल की मोटी आवाज के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुना था, लेकिन अब उसने अपनी कल्पना में एक कर्राह सुनी थी। इंस्पेक्टर क्रोम ने कर्राह पर विश्वास कर लिया और उसे आगे कहने की हिदायत दी। फिर वह बाहर चला गया। क्या तुम उसका हुलिया बयान कर सकते हो? वह बहुत लंबा ऊंचा आदमी था, कम से कम 6 फुट ऊंचा, दानव जैसा। क्या वह लंगड़ाता था? इंस्पेक्टर क्रोम ने पूछा। हाँ, अब आप जिक्र कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वह लंगड़ाता था। बहुत काला हो सकता है, छोटी जात का हो। जब हॉल में रोशनी थी तो क्या वह उस वक्त अपनी सीट पर था? नहीं, वह फिल्म शुरू होने के बाद आया। इंस्पेक्टर क्रोम ने सिर हिलाकर लीड बेटर को बयान पर हस्ताक्षर करने को कहा और उसे पीछा छुड़ाया। यह एक खराब गवाह है, उसने निराशा से कहा।
हल्के से सुझाव पर वह कुछ भी कह देगा। साफ जाहिर है कि उसे बिल्कुल पता नहीं कि वह आदमी कैसा लगता था। चौकीदार को दोबारा बुलाओ। फौजी की तरह अकड़ा हुआ चौकीदार आया और सीधा खड़ा हो गया, आंखें कर्नल एंडरसन पर टिकी हुई। चलो जैमसन, तुम्हारी कहानी सुने। जैमसन ने सैल्यूट किया। जी सर। कार्यक्रम के बाद मुझे बताया गया कि एक सज्जन की तबीयत खराब थी। वह अपनी सीट में लुढ़का हुआ था। दूसरे लोग उसके आसपास खड़े थे। मुझे देखने में उसकी हालत खराब लगी सर। पास खड़े एक सज्जन ने उसके कोट पर हाथ रखकर मेरा ध्यान उधर खींचा। खून था सर। साफ था कि वह मर चुका था, चाकू के वार से। मेरा ध्यान सीट के नीचे पड़ी एक एबीसी गाइड पर चला गया। मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन पुलिस को फोन कर दिया कि एक हादसा हो गया था। बहुत अच्छे जैमसन, तुमने बिल्कुल सही किया। धन्यवाद सर। क्या तुमने कुछ मिनट पहले उन सीटों से किसी को उठकर जाते हुए देखा था? कई लोग थे सर। उनका वर्णन कर सकते हो? नहीं सर, एक तो मिस्टर जियोर्फे पार्नेल थे। एक युवक था सैम बेकर अपनी प्रेमिका के साथ, और किसी पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अफसोस, बस इतना ही जैमसन। यस सर। चौकीदार ने सैल्यूट किया और चला गया। डॉक्टरी ब्यौरा हमें मिल गया है, कर्नल एंडरसन ने कहा। अब हमें उस शख्स को बुलाना चाहिए जिसने उसे देखा था। एक कांस्टेबल अंदर आया और सैल्यूट किया। सर हरक्यूल पायरो आए हैं और एक अन्य सज्जन भी। इंस्पेक्टर क्रोम के माथे पर बल पड़ गए। ओह अच्छा, वह बोला, उन्हें अंदर ले आओ। चैप्टर 27 डॉनकेस्टर हत्या। पायरो के पीछे पीछे आते हुए मैंने इंस्पेक्टर क्रोम द्वारा बोले गए अंतिम शब्द सुन लिए। वह और चीफ कांस्टेबल दोनों चिंतित और निराश लग रहे थे। कर्नल एंडरसन ने सिर हिलाकर हमारा अभिवादन किया। मुझे खुशी है कि आप आ गए मिस्टर पायरो, उसने शिष्टता से कहा। मुझे लगा जैसे वह समझ गया कि क्रोम की बात हमारे कानों तक पहुंच गई होंगी। देखिए, हमारे साथ फिर बहुत ज्यादती हुई है। एक और एबीसी हत्या। हाँ, बेहद दुस्साहसी काम। वह शख्स झुका और एक आदमी की पीठ में चाकू मार दिया, इस बार छुरे से वार। हाँ, वह अपने तरीके बदलता रहता है। नहीं, सिर पर वार, गला घोटना और अब छुरा। बहुमुखी शैतान। क्यों? यह डॉक्टरी जांच की रिपोर्ट है, अगर आप पढ़ना चाहते तो। उसने एक कागज पायरो की तरफ बढ़ाया। एक एबीसी गाइड मरने वाले के पैरों के बीच नीचे फर्श पर पड़ी थी। उसने जोड़ा। मरने वाले की पहचान हो गई क्या? पायरो ने पूछा। हाँ, इस बार एबीसी ने गलती की है। अगर उससे हमें कोई तसल्ली मिलती है तो। मृत व्यक्ति का नाम अर्ल शील्ड है, जॉर्ज अर्ल शील्ड, पेशे से एक नाई। विचित्र, पायरो ने टिप्पणी दी। हो सकता है एक अक्षर छूट गया हो, कर्नल ने सुझाव दिया। मेरे दोस्त ने अविश्वास से सिर हिलाया। अगले गवाह को बुलाएं क्या? वह घर जाने को बेचैन है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। एलिस इन वंडरलैंड एक पुस्तक में फ्रॉग फुटमैन पुस्तक का एक पात्र जैसा दिखने वाला एक अधेड़ आदमी अंदर लाया गया। वह बहुत उत्तेजित था और इसी कारण उसकी आवाज तीखी हो गई थी। इतना बुरा अनुभव मुझे पहले कभी नहीं हुआ। वह चिंचियाती हुई आवाज में बोला, मेरा दिल कमजोर है सर, बहुत कमजोर। मैं मर भी सकता था। तुम्हारा नाम? इंस्पेक्टर ने पूछा। डाउन्ज, रोजर इमायुल डाउन्ज। पेशा? मैं लड़कों को हाईफील्ड स्कूल में मास्टर हूँ। क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या हुआ था? मैं आपको बहुत संक्षेप में बता सकता हूँ। फिल्म खत्म होने पर मैं अपनी कुर्सी से उठा। मेरे बाईं तरफ वाली कुर्सी काली थी, लेकिन उससे अगली में एक आदमी बैठा था जो सोया हुआ लग रहा था। मैं बाहर जाने के लिए उसके पास से गुजर नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी टांगी फैली हुई थी। मैंने उससे कहा, मुझे निकल जाने दो। वह हिला नहीं तो मैंने अपना आग्रह दोहराया, कुछ ऊंची आवाज में कहा। उसने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। तब उसे जगाने के लिए मैंने उसका कंधा पकड़ा। उसका शरीर और भी ज्यादा लुढ़क गया। मुझे एहसास हुआ कि या तो वह बीमार था या बेहोश। मैंने आवाज लगाई, एक आदमी बीमार है, द्वारपाल को बुलाओ। द्वारपाल आ गया। मैंने जैसे ही उस आदमी के कंधे से अपना हाथ हटाया तो देखा कि वह गीला और लाल हो गया था। यकीन कीजिए कि मेरे लिए यह एक जबरदस्त धक्का था। कुछ भी हो सकता था। वर्षों से मेरा दिल कमजोर है। कर्नल एंडरसन अजीब ढंग से डाउन्स को देख रहा था। तुम अपने आप को खुशकिस्मत मान सकते हो मिस्टर डाउन्स।
मैं मानता हूँ सर, मेरी धड़कन तक तेज नहीं हुई। तुम मेरा मतलब नहीं समझे। तुम्हारा कहना है कि तुम 2 कुर्सियों परे बैठे थे। दरअसल पहले मैं मरने वाले के बगल वाली कुर्सी पर ही बैठा था, फिर मैं आगे को चला गया ताकि किसी खाली कुर्सी के पीछे बैठूं। तुम्हारी कदकाठी बिल्कुल मरने वाले जैसी है, और तुमने भी उसकी तरह ऊनी स्कार्फ पहन रखा था, है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा, डाउन्स ने रुखाई से कहा। भले आदमी, मैं तुम्हें बताता हूँ, कर्नल एंडरसन ने कहा कि कहाँ तुम्हारी किस्मत काम आई। जैसे भी हुआ हो, जब हत्यारा तुम्हारा पीछा करता हुआ अंदर पहुंचा तो वह कुछ चकरा सा गया। उसने गलत पीठ पर वार कर दिया। मैं शर्त लगा सकता हूँ डाउन्स कि वह खंजर तुम्हारे लिए था। डाउन्स का दिल इससे पहले संकटों में कितना ही दर्द रहा हो, इस इम्तिहान में वह खड़ा नहीं रह सका। वह एक कुर्सी में धंस गया और उसका चेहरा नीला पड़ गया। पानी, वह हाफा, पानी। उसके लिए एक गिलास पानी लाया गया। वह घूंट भरने लगा, उसका चेहरा भी सामान्य होता गया। वह बोला, मैं क्यों? यही लगता है, वास्तव में यही कहा जा सकता है। आपका मतलब है कि यह आदमी, यह शैतान, यह खून का प्यासा पागल आदमी मेरा पीछा करता रहा, सही मौका पाने के लिए? मेरे विचार में ऐसा ही था, मगर खुदा के लिए मैं क्यों? रोष से भरे डाउन्स ने पूछा। इंस्पेक्टर क्रोम ने क्यों नहीं पूछने की इच्छा को दबाते हुए कहा, मुझे लगता है कि एक पागल जो भी करता है उसके पास उसका कारण होने की आशा करना बेकार है। ईश्वर कृपा करे, डाउन्स शांत होते हुए फुसफुसाया। वह उठ खड़ा हुआ। अचानक वह बुढ़ा और विचलित दिखाई देने लगा। अगर आप लोगों को मेरी और जरूरत नहीं तो मैं घर जाऊंगा। मेरी तबीयत खास ठीक नहीं है। ठीक है मिस्टर डाउन्स, मैं तुम्हारे साथ एक कांस्टेबल भेज देता हूँ, सिर्फ यह देखने के लिए कि तुम ठीक ठाक हो। ओह नहीं, शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, कर्नल एंडरसन ने रुखाई से कहा। उसने प्रश्न भरी आंखों की कोरों से इंस्पेक्टर की ओर देखा। इंस्पेक्टर ने हल्के से हाँ में सिर हिलाया। डाउन्स डावाडोल सा ही बाहर चला गया। ठीक है कि वह इसके लिए लपक ही नहीं लिया। वहां 2-1 तो होंगे ही। जी हाँ सर, आपके इंस्पेक्टर राइस ने इंतजाम कर दिया है, घर की निगरानी की जाएगी। क्या आप यह सोचते हैं कि अपनी गलती का एहसास होते ही एबीसी दोबारा कोशिश करेगा? पायरो ने पूछा। एंडरसन ने सिर हिलाकर हाँ कहा। यह मुमकिन है, वह बोला। आदमी सचेत किस्म का लगता है यह एबीसी। अगर उसकी योजना के मुताबिक कुछ नहीं होगा तो वह परेशान हो जाएगा। काश हमें उसका हुलिया पता चल जाता, कर्नल एंडरसन ने खींच कर कहा। हम पहले की तरह ही अंधेरे में हैं। हो सकता है मिल जाए, पायरो बोला। आप ऐसा सोचते हैं? मुमकिन तो है। नरक में जाए, क्या किसी के पास भी आंखें नहीं हैं? धीरज रखो, पायरो बोला। लगता है आपको बहुत विश्वास है मिस्टर पायरो। इस आशावाद का कोई कारण? हाँ कर्नल एंडरसन, अब तक हत्यारे ने कोई गलती नहीं की थी, पर जल्दी ही वह करने वाला है। अगर आपके पास आगे बढ़ने के लिए यही एक बात है तो, चीफ कांस्टेबल ने कहना शुरू किया, लेकिन उसे बीच में ही टोक दिया गया। ब्लैक स्वॉन के मिस्टर बोल पर एक युवती के साथ आए हैं सर। वह कहते हैं कि उनको कुछ ऐसा बताना है जो आपकी मदद कर सकता है। ब्लैक स्वॉन का मिस्टर बॉल एक भारी भरकन, कम सोचने वाला आदमी था। उससे बियर की गंध आ रही थी। उसके साथ मोटी आंखों वाली एक गोल मटोल युवती थी जो बहुत उत्तेजित लग रही थी। उम्मीद है मैं दखल नहीं दे रहा या आपके कीमती वक्त को बर्बाद नहीं कर रहा, बॉल ने भारी आवाज में धीरे धीरे कहा। मगर इस लड़की मैरी का मानना है कि उसे आपको कुछ ऐसा बताना है जो आपको जानना चाहिए। लड़की बेमन सी हंसी। क्या बात है लड़की? एंडरसन ने पूछा। क्या नाम है तुम्हारा? मैरी सर, मैरी स्ट्राउड। बताओ मैरी। मैरी ने अपनी गोल गोल आंखें अपने मालिक की तरफ घुमाई। इसका काम मेहमानों के कमरे में गर्म पानी लेकर जाना है, बॉल ने उसका बचाव करते हुए बताया। लगभग आधा दर्जन लोग हमारे यहाँ ठहरे हुए हैं, कुछ तो दौड़ के कारण, कुछ काम से। हाँ ठीक है, एंडरसन ने अधीरता से कहा। आगे बोलो लड़की, बॉल ने कहा। अपनी पूरी कहानी सुनाओ, डरो मत। मैरी ने तेज तेज सांस लेकर आह भरी और हाफते हुए अपनी कथा सुनाने लगी। मैंने दरवाजा खटखटाया, मगर कोई जवाब नहीं आया। नहीं तो मैं अंदर नहीं जाती, तब तक नहीं जब तक साहब आ जाओ नहीं कह देते। चूंकि उन्होंने कुछ नहीं कहा,
इसलिए मैं अंदर चली गई। वह हाथ धो रहे थे। उसने रुककर लंबी सांस खींची। कहती रहो लड़की, एंडरसन बोला। मेरी ने कनखियों से अपने मालिक को देखा। आपके लिए गर्म पानी सर, मैंने कहा। मैंने दस्तक दी थी लेकिन वह बोले, ओ मैंने ठंडे पानी से ही हाथ मुंह धो लिए हैं। और मैंने बेसिन की ओर देखा और ओह भगवान रक्षा करे सर, वह पूरा लाल था। लाल? एंडरसन ने तेजी से पूछा। बोल बीच में ही बोल उठा। लड़की ने मुझे बताया कि उस आदमी ने अपना कोट उतार दिया था और उसकी आस्तीन हाथ में पकड़े था जो भीगी हुई थी। क्यों, ठीक है ना लड़की? जी हाँ सर, यह ठीक है, वह कहती रही। और सर उसका चेहरा अजीब सा लग रहा था, एकदम अजीब। मैं तो घबरा गई थी। कब की बात है? एंडरसन ने तेजी से पूछा। लगभग 5:15 बजे मेरे हिसाब से। 3 घंटे से भी ज्यादा पहले, एंडरसन झल्लाया। तुम उसी वक्त क्यों नहीं आए? मुझे उसी वक्त पता नहीं लगा, बोल ने कहा। तब तक नहीं जब तक यह खबर नहीं आ गई कि एक और कत्ल हो गया था। और तब यह लड़की चिल्लाई कि बेसिन में खून हो सकता था और मैंने पूछा वह क्या कर रही थी और उसने मुझे बताया। मुझे सुनकर अच्छा नहीं लगा और मैं ऊपर चला गया। कमरे में कोई नहीं था। मैंने पूछताछ की तो एक लड़के ने बताया कि उसने एक आदमी को चुपके से उधर से जाते देखा था और उसके ब्यौरे से वही आदमी लगता था। तब मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैरी को पुलिस के पास जाना चाहिए। मैरी को यह ख्याल अच्छा नहीं लगा तो मैंने कहा कि मैं उसके साथ चलूंगा। इंस्पेक्टर क्रोम ने एक कागज उसकी ओर बढ़ाया। उस आदमी का हुलिया बताओ, जल्दी से जल्दी, गंवाने के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। औरत औसत दर्जे का कद, मेरी बोली, झुका हुआ और चश्मा पहनता था। उसके कपड़े गहरे रंग का सूट और होमबर्ग हैट, दिखने में फटीचर सा। इससे ज्यादा वह कुछ नहीं बता पाई। क्रोम ने अनुचित जोर नहीं दिया। शीघ्र ही सारी टेलीफोन लाइनें व्यस्त हो गई, लेकिन न ही इंस्पेक्टर को और न ही चीफ कांस्टेबल को ज्यादा उम्मीद थी। क्रोम ने पता लगाया कि जब वह आदमी छुपकर जा रहा था तो उसके पास कोई बैग या सूटकेस नहीं था। यहाँ कुछ संभावना हो सकती है, वह बोला। 2 आदमियों को ब्लैक स्वॉन भेज दिया गया। गर्म और अपनी अहमियत को फुला हुआ बोल और लगभग रोती हुई मैरी उनके साथ गए। लगभग 10 मिनट बाद सार्जेंट लौट आया। मैं रजिस्टर ले आया हूँ सर, उसने कहा। यह रहे हस्ताक्षर। AB केस या केश, चीफ कांस्टेबल बोला। हम आसपास इकट्ठा हो गए। लिखाई बहुत महीन और पास पास थी, पढ़ने में मुश्किल। ABC, क्रोम अर्थपूर्ण ढंग से बोला। उसका सामान? एंडरसन ने पूछा। एक अच्छा खासा सूटकेस, गत्ते के छोटे छोटे डिब्बों से भरा हुआ। डिब्बे? उनमें क्या था? मोजे सर, रेशमी मोजे। क्रोम पायरो की ओर मुड़ा। मुबारक, वह बोला। आपका अंदाजा सही था। इंस्पेक्टर क्रोम स्कॉटलैंड यार्ड में अपने दफ्तर में था। उसकी मेज पर पड़ा टेलीफोन धीरे से बजा तो उसने उसे उठाया। जैक्स बोल रहा था। सर, एक नौजवान आया है जो कह रहा है कि आपको उसकी बात जरूर सुननी चाहिए। इंस्पेक्टर क्रोम ने सांस भरी। औसतन 20 लोग हर रोज आ रहे थे ABC केस के बारे में कोई अहम जानकारी लेकर। कई तो पागल ही थे, कईयों के इरादे अच्छे थे और वे सच में समझते थे कि उनकी जानकारी कीमती थी। सार्जेंट जैक्स को इंसानी छलनी का काम करना था, मोटे तथ्यों को अपने तक रखकर बारीकियों को अपने बड़े अफसर तक पहुंचाने का काम। ठीक है जैक्स, वह बोला, उसे भेज दो। कुछ ही मिनटों में इंस्पेक्टर के दरवाजे पर दस्तक हुई और एक सार्जेंट जैक्स एक लंबे थोड़े बहुत आकर्षक नौजवान को साथ लिए अंदर आया। यह टॉम हैरिंगटन है सर। इनके पास हमें बताने को कुछ है जिसका असर ABC केस पर पड़ सकता है। इंस्पेक्टर खुशी खुशी खड़ा हो गया और उसे हाथ मिलाया। गुड मॉर्निंग मिस्टर हैरिंगटन, बैठो, सिगरेट पियोगे? टॉम हैरिंगटन अटपटा सा महसूस करता हुआ बैठ गया और कुछ डरते हुए उसकी ओर देखा, जिसे वह मन ही मन बड़े लोगों में से एक मानता था। इंस्पेक्टर के बाहरी रंग रूप ने उसे कुछ निराश किया। वह देखने में बिल्कुल साधारण था। तो तुम्हारे पास हमें बताने के लिए कुछ है जो केस पर असर डाल सकता है, कहो, क्रोम ने कहा। टॉम ने घबराहट में बोलना शुरू किया। हो सकता है यह कुछ भी न हो, यह सिर्फ मेरा विचार है। हो सकता है मैं आपका समय ही बर्बाद कर रहा हूँ। उसका फैसला हम ही कर सकते हैं। तुम तथ्य बताओ हैरिंगटन। ऐसा है सर, मेरी एक दोस्त है, उसकी माँ किराए पर कमरे देती है अप कैम्पडन डाउन में।
उनकी तीसरी मंजिल का एक पीछे का हिस्सा 1 वर्ष से ज्यादा से कष्ट नाम के एक शख्स को किराए पर दिया हुआ है। कष्ट है? जी सर, एक अधेड़ आदमी, मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर और ऐसा जो समाज में थोड़ा निचले दर्जे पर आ गया हो। ऐसा इंसान जो मक्खी को भी न मारे। और मैं कभी कल्पना भी नहीं करता कि कुछ गलत है। अगर एक अजीब बात न होती। कुछ गड़बड़ाए ढंग से अपने को 1-2 बार दोहराते हुए टॉम ने ह्यूस्टन स्टेशन पर कष्ट के साथ अपनी मुलाकात और टिकट के गिर जाने वाली घटना का विवरण दिया। सर, आप इसे कैसे भी देखें, यह हास्यास्पद है। मेरी दोस्त लिली को पूरा यकीन है कि उसने चेल्टनम कहा था और उसकी माँ का भी यही कहना है। वह कहती है जिस दिन वह गया उस दिन सुबह ही उसके साथ इस बारे में बात करना अच्छी तरह याद है। जाहिर है उस समय मैंने इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। लिली ने कहा कि वह आशा करती है कि उसने यह नाम डॉनकेस्टर जाते हुए एबीसी हत्यारे से नहीं चुराया था। और फिर वह बोली कि संयोग से वह पिछले अपराध के समय चर्स्टन की तरफ ही था। मैंने हंसते हुए पूछा क्या वह उससे पहले बैक्सहील में था, और वह बोली कि वह यह तो नहीं जानती कि वह कहाँ था, मगर था बाहर कहीं समुद्र तट पर ही। तब मैंने कहा कि कहीं वह खुद ही एबीसी न हो, और उसने कहा कि बेचारा कष्ट तो एक मक्खी को भी नहीं चोट पहुंचा सकता। उस वक्त बस इतना ही हुआ। हमने इसके बारे में और सोचा भी नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर मैं कहीं सोचता रहा। मैं इस व्यक्ति कष्ट के बारे में सोचता रहा कि चाहे वह नीडी ही लगता हो, मगर पागल तो हो ही सकता है। टॉम ने एक साहस भरी फिर बोलने लगा। अब इंस्पेक्टर क्रोम ध्यान से सुन रहा था। फिर सर, डॉनकेस्टर हत्या के बाद तमाम अखबारों में था कि किसी एबी केस या केस के बारे में जानकारी चाहिए कि वह कहाँ है, और जो वर्णन दिया गया था वह सही बैठता था। पहली ही छुट्टी वाली शाम में लिली के पास गया और उससे पूछा कि कष्ट के नाम के पहले अक्षर क्या थे। उसे तो याद नहीं आया, लेकिन उसकी माँ को आया। उसने कहा कि वह एबी ही थे। तब हम लोगों ने यह हिसाब लगाया कि कोशिश की कि क्या वह एंडोवर वाले पहले कत्ल के समय भी कहीं बाहर गया हुआ था। आप जानते ही हैं कि 3 महीने पहले हुई घटनाओं को याद करना आसान नहीं। हमें काफ़ी मुश्किल हुई, लेकिन अंत में समझ आ ही गया। 21 जून को मिसेस मरबरी का भाई उसे मिलने कनाडा से आया था। वह अचानक आ गया था और वह उसके लिए एक खटिया का इंतजाम करना चाहती थी। तो लिली ने सुझाव दिया कि चूंकि कष्ट बाहर गया हुआ था, इसलिए उसकी खटिया बर्ट स्मिथ को दे दी जा सकती थी। मगर मिसेस मरबरी मान नहीं रही थी, क्योंकि उसका कहना था कि यह उसके किराएदार के प्रति सही नहीं होगा और वह हमेशा सही काम करना चाहती है। मगर हमें तारीख तो पक्की पता लग गई, क्योंकि बर्ट स्मिथ का जहाज उसी दिन साउथहैम्पटन में रुका था। इंस्पेक्टर क्रोम बहुत ध्यान से सुनता रहा, कभी कभी बीच में कुछ लिखते हुए। इतना ही? उसने पूछा। इतना ही सर। मुझे आशा है कि आप यह नहीं सोचेंगे कि मैं छोटी सी बात को बहुत तूल दे रहा हूँ। टॉम हल्का सा लाल हो गया। बिल्कुल नहीं, तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। बेशक यह सबूत बहुत कम है, ये तारीखें केवल संयोग हो सकती है और नाम की समानता भी, मगर इसके कारण मेरा उसको मिलना तो बनता ही है। क्या वह इस वक्त घर पर है? जी हाँ सर। वह वापस कब आया? डॉनकेस्टर हत्या वाले दिन की शाम को। तब से वह क्या कर रहा है? वह ज्यादातर घर के अंदर ही रहा है और दिखने में भी अजीब सा लग रहा है। ढेर सारे अखबार खरीद रहा है, जल्दी ही निकल जाता है और सुबह वाले अखबार ले आता है और फिर अंधेरा होने तक निकलता है और शाम के अखबार ले आता है। मिसेस मरबरी का कहना है कि वह अपने आप से बात करता रहता है। वह मानती है कि वो और भी अजीब सा होता जा रहा है। मिसेस बर्बरी का पता क्या है? टॉम ने पता दे दिया। शुक्रिया, मैं दिन में किसी समय आऊंगा। मुझे यह बताने की जरूरत नहीं कि कष्ट से तुम्हारा सामना हो जाए तो अपने व्यवहार पर काबू रखना। वह खड़ा हो गया और हाथ मिलाया। इस बात की तसल्ली रखो कि तुमने हमारे पास आकर ठीक किया। गुड डे मिस्टर हैरिंगटन। कुछ पल बाद जैक्स कमरे में वापस आकर बोला, सर, क्या आपको लगता है कि इससे कुछ फायदा होगा? उम्मीद तो जगाता है, क्रोम ने कहा। अगर उस लड़के ने जो बताया है सच वैसा ही हो तो अभी तक मोजों के व्यापारियों का पता नहीं लगा। अब कुछ ना कुछ तो हाथ में आना ही चाहिए। जरा चर्स्टन केस वाली फाइल तो देना मुझे। जो वह चाहता था कुछ पल उसे ढूंढता रहा। यह रहा। यह टारके पुलिस को दिया गया एक बयान है।
हील नाम का एक युवक कहता है कि वह नोट स्पैरो देखने के बाद हॉल से बाहर निकल रहा था तो उसने एक आदमी को अजीब ढंग से पेश आते देखा। यह वही फिल्म है ना जो डॉनकेस्टर में रीगल में चल रही थी? जी हाँ सर, इसमें कुछ हो सकता है। इस वक्त तो कुछ नहीं, लेकिन हो सकता है कि अगला जुर्म करने का तरीका उस शख्स को वहीं पर सूझा हो। हमारे पास हील का नाम और पता है। उसका बताया हुआ उस व्यक्ति का हुलिया स्पष्ट सा है, मगर मैरी स्ट्रोड और टॉम हैरिंगटन के वर्णन से काफी मिलता है। उसने सोचते हुए सिर हिलाया। अब कुछ गर्मी आ रही है, इंस्पेक्टर क्रोम ने कहा, हालांकि इसे खुद को हमेशा ठंड ही लगती रहती है। कोई हिदायत सर? कैम्पडन टाउन के इस पते की निगरानी पर एक दो आदमी रखो, मगर मैं यह नहीं चाहता कि हमारा पंछी डर जाए। मेरा एसी से बात करना जरूरी है। उसके बाद मुझे लगता है कि कस्ट को यहाँ लाकर पूछना ठीक होगा कि क्या वह कोई बयान देना चाहता है। लग रहा है जैसे वह ही बौखलाने वाला है। बाहर जाकर टॉम बांध पर इंतजार करती हुई लिली के पास चला गया। सब ठीक है टॉम? टॉम ने हाँ में सिर हिलाया। मैं इंस्पेक्टर क्रोम को ही मिला जो इस केस को देख रहे हैं। कैसा है वह? कुछ चुपचाप सा, आडम्बरी, मेरे ख्यालों के जासूस जैसा नहीं। लॉर्ड ट्रेंचर्ड के नए प्रकार का, लिली ने सम्मान के साथ कहा। उनमें से कई तो बहुत शानदार है। उसने कहा क्या? टॉम ने उसे संक्षेप में बता दिया। तो क्या वे सोचते हैं कि वह वास्तव में वही है? वे सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है। जो भी है वे आएंगे और उससे एक दो सवाल करेंगे। बेचारा कष्ट। बेचारा कष्ट कहने की कोई जरूरत नहीं लड़की। अगर वह एबीसी है तो उसने 4 भयानक खून किए हैं। लिली ने सांस भरकर सिर हिलाया। लगता तो खराब है, उसने टिप्पणी की। ठीक है, अब तुम चलकर कुछ खाओगी? जरा सोचो कि अगर हम सही हुए तो शायद मेरा नाम अखबार में छपेगा। ओ, छपेगा टॉम? हाँ, तुम्हारा भी, तुम्हारी माँ का भी, और शायद तुम्हारी तस्वीर भी। लिली ने खुशी से उसकी बाह को जोर से दबाया। इस बीच कॉर्नर हाउस में जाकर कुछ खाने के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, बस आधा मिनट, मुझे एक टेलीफोन करना है। किसको? एक लड़की को जिससे मुझे मिलना था। मैं सड़क पार करके गई और 3 मिनट बाद उसे दोबारा मिली, कुछ उत्तेजित सी। अब टॉम? उसने टॉम की बाह में बाहर डाल दी। मुझे स्कॉटलैंड यार्ड के बारे में कुछ और बताओ। तुमने उस दूसरे को तो वहां नहीं देखा। दूसरा कौन? वह बेल्जियम सज्जन जिसे एबीसी हमेशा खत लिखता रहता है। नहीं, वह वहां नहीं था। ठीक है, मुझे सब कुछ बताओ। जब तुम भीतर गए तब क्या हुआ? तुमने किससे बात की और क्या कहा? कस्ट ने होले से फोन का रिसीवर वापस रख दिया। मैं दरवाजे की तरफ मुड़ा जहां मिसेस मरबरी खड़ी थी, कौतूहल से भरी हुई। आपको टेलीफोन कम ही आते हैं मिस्टर कस्ट? नहीं नहीं मिसेस मरबरी, यह उम्मीद है बुरी खबर नहीं। नहीं नहीं, कितनी जिद्दी औरत थी। उसकी नजर हाथ में पकड़े अखबार के शब्दों पर चली गई। जन्म, विवाह, मृत्यु। मेरी बहन को लड़का हुआ है। वह एकदम कह उठा। वह जिसकी कभी कोई बहन थी ही नहीं। ओ डियर, यह तो अच्छा है। आज तक कभी अपनी बहन का जिक्र नहीं किया। उसने मन में सोचा, बिल्कुल मर्दों जैसा। जब उस औरत ने कहा कि वह मिस्टर कस्ट से बात करना चाहती है तो मैं हैरान हो गई थी। पहले मुझे लगा जैसे मेरी लिली की आवाज थी, कुछ कुछ उसके जैसी थी, मगर ज्यादा अक्खड़, जैसे कोई हवा में हो। बताइए मिस्टर कस्ट, क्या यह पहला ही है या आपके और भी भांजे भांजियां हैं? यह एक है, कस्ट ने कहा। एक ही है जो कभी हुआ या कभी होगा। मुझे लगता है मुझे एकदम चले जाना चाहिए। वे लोग चाहते हैं कि मैं आऊं, मगर मैं जल्दी करूं तो गाड़ी पकड़ सकता हूं। वह जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगा तो मिसेस मरबरी ने पुकारकर पूछा, क्या आप ज्यादा समय के लिए बाहर रहेंगे? नहीं, सिर्फ 2 या 3 बस। वह अपने कमरे में चला गया। मिसेस मरबरी रसोई घर में चली गई, छोटे बच्चे के बारे में सोचती हुई। पिछली रात टॉम और लिली और तारीखों को याद करना, यह साबित करने के लिए कि कस्ट ही वह शैतान एबीसी था, केवल उसके नाम के शुरू के अक्षरों और कुछ संयोगों के कारण। मुझे नहीं लगता कि वे इस बात को लेकर गंभीर थे, उसने राहत से सोचा, और मुझे उम्मीद है अब वे अपने पर लज्जित हो रहे होंगे। कष्ट की इस कथन ने उसकी बहन के बच्चा हुआ था मिसेस मरबरी के मन से अपनी किराएदार की सच्चाई के बारे में शक दूर कर दिए थे।
लिली की रेशमी समीज को प्रेस करने के लिए प्रेस का तापमान देखते हुए उसे अपने गाल से लगाते हुए मिसेस बर्मरी ने सोचा, उम्मीद है उस बेचारी को अधिक तकलीफ नहीं हुई होगी। उसका मन प्रसव संबंधी बातों की ओर दौड़ने लगा। कस चुपचाप नीचे आया, हाथ में एक बैग पकड़े। एक पल के लिए उसकी आंखें टेलीफोन पर रुकी। दिमाग में वह छोटा सा वार्तालाप गूंजने लगा। आप बोल रहे हैं मिस्टर कस्ट? मुझे लगा कि शायद आपको यह जानने में दिलचस्पी होगी कि स्कॉटलैंड यार्ड से एक इंस्पेक्टर आपसे मिलने आ सकता है। उसने खुद क्या कहा था याद नहीं। शुक्रिया शुक्रिया माय डियर, मेहरबानी, कुछ ऐसा ही। लड़की ने उसे फोन क्यों किया? क्या वह समझ गई होगी, या क्या वह चाहती थी कि इंस्पेक्टर के आने तक वह अंदर ही रहे? लेकिन उसे यह कैसे पता चला कि इंस्पेक्टर आ रहा था? और उसकी आवाज, उसने अपनी माँ से तो अपनी आवाज छुपा ली थी। लगता था जैसे वह जानती थी, लेकिन अगर उसे पता होता तो वह हो भी सकता है। औरतें अजीब होती हैं, उम्मीद से ज्यादा क्रूर और उम्मीद से ज्यादा मेहरबान भी। उसने एक बार लिली को एक चूहे को चूहेदानी से बाहर निकालते हुए देखा था। एक दयालु सुंदर लड़की। वह हॉल में कोट और छातों से भरे स्टैंड के पास रुका। क्या वह रसोई से बाहर आ रही हल्की सी आवाज सुनकर उसने फैसला कर लिया, नहीं, इतना वक्त नहीं था। हो सकता है मिसेस मरमरी बाहर आ जाए। उसने सामने का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर उसे बंद कर दिया। अब कहाँ? अब अगला चैप्टर हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो।